नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी गहरी दार्शनिक कहानी की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो मनुष्य के भीतर छिपे हुए अपराध बोध, पाखंड और आत्ममंथन को उजागर करती है। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि मनुष्य अक्सर अपने आप को अच्छा और नैतिक समझता है, लेकिन जब वो अपने भीतर झांकता है तब उसे अपनी ही सच्चाई से सामना करना पड़ता है। इस महान दार्शनिक कृति का नाम है द फॉल और इसके लेखक हैं प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक एल्बर्ट कामू। अल्बेर कामू आधुनिक दर्शन के उन लेखकों में से एक हैं जिन्होंने मनुष्य के अस्तित्व, अपराध बोध और नैतिकता के प्रश्नों को बहुत गहराई से समझाया है। ये कहानी एक व्यक्ति की आत्म स्वीकृति की कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन को याद करते हुए धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वो वास्तव में वैसा नहीं था जैसा वो अपने आप को समझता था। इस कहानी का मुख्य पात्र है जीन बप्टिस्ट क्लेमांस, जो पहले पेरिस में एक सफल वकील था। वो समाज में सम्मानित था, लोगों की मदद करता था और अपने आप को एक नैतिक और उदार व्यक्ति मानता था। लेकिन ये कहानी केवल उसके बाहरी जीवन के बारे में नहीं है, बल्कि ये उसके भीतर की सच्चाई को उजागर करने की कहानी है। कहानी की शुरुआत एक अजीब और रोचक वातावरण से होती है। ये कहानी एम्स्टर्डम के एक बार में घटित होती है, जहां जीन बप्टिस्ट क्लेमेंस एक अनजान व्यक्ति से बातचीत कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है कि ये बातचीत वास्तव में एक प्रकार की स्वीकारोक्ति है। वो अपने जीवन के बारे में बताता है और अपने अतीत की घटनाओं को याद करते हुए अपने भीतर छिपे हुए सत्य को उजागर करता है। क्लेमांस बताता है कि पेरिस में उसका जीवन बहुत सफल था। वो एक प्रसिद्ध वकील था जो अक्सर उन लोगों का बचाव करता था जिनके साथ समाज ने अन्याय किया था। वो अपने आप को एक न्यायप्रिय और उदार व्यक्ति मानता था। उसे ये विश्वास था कि वो दूसरों की मदद करके एक अच्छा जीवन जी रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक संदेह जन्म लेने लगता है। क्या वास्तव में वो उतना अच्छा था जितना वो अपने आप को समझता था, या फिर उसके अच्छे कार्यों के पीछे भी कोई छिपा हुआ अहंकार और स्वार्थ था? क्लेमांस स्वीकार करता है कि उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था, लेकिन उसे ये भी अच्छा लगता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसे ये अच्छा लगता था कि लोग उसे एक महान और उदार व्यक्ति समझें। और यही वो क्षण है जहां से कहानी एक गहरे आत्ममंथन की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे क्लेमांस को यह महसूस होने लगता है कि उसका नैतिक जीवन शायद उतना सच्चा नहीं था जितना वो समझता था। और इसी विचार के साथ उसकी आत्मस्वीकृति की ये यात्रा शुरू होती है। जीन बैप्टिस्ट क्लेमांस अपने जीवन के बारे में बताते हुए ये स्वीकार करता है कि पेरिस में उसका जीवन बाहर से देखने में बहुत सफल था। वो एक सम्मानित वकील था और उसके पास धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान सब कुछ था। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाई देना। उसे यह अच्छा लगता था कि लोग उसकी प्रशंसा करें और उसे एक उदार व्यक्ति के रूप में देखें। वो अक्सर गरीबों और कमजोर लोगों की मदद करता था। लेकिन अब जब वो अपने अतीत को याद करता है, तब उसे ये महसूस होता है कि शायद उसके इन कार्यों के पीछे भी एक प्रकार का अहंकार छिपा हुआ था। उसे दूसरों की मदद करने से अधिक ये अच्छा लगता था कि लोग उसे महान समझें। वो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति समझता था जो हमेशा सही काम करता है। लेकिन धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगता है कि ये छवि केवल एक भ्रम थी, क्योंकि मनुष्य के भीतर हमेशा एक द्वंद्व मौजूद होता है। एक ओर वो अच्छा बनना चाहता है और दूसरी ओर उसके भीतर अहंकार और स्वार्थ भी मौजूद रहता है। क्लेमांस अपने जीवन के उन क्षणों को याद करता है जब उसे अपनी उदारता पर गर्व होता था। उसे लगता था कि वो दूसरों से बेहतर है क्योंकि वो नैतिक और न्यायप्रिय है। लेकिन यही गर्व धीरे धीरे उसके भीतर एक छिपे हुए अहंकार को जन्म देता है और यही अहंकार उसकी पूरी आत्मछवि का आधार बन जाता है। क्लेमांस कहता है कि उसे हमेशा यह विश्वास था कि वो एक अच्छा व्यक्ति है, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसकी पूरी चेतना को बदल दिया। एक ऐसी घटना जिसने उसे अपने जीवन की सच्चाई से सामना कराया, और वही घटना उसके जीवन का मोड़ बन गई, क्योंकि उसी क्षण उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि शायद वो उतना महान और नैतिक नहीं था जितना वो अपने आप को समझता था। और यही वो क्षण है जहां से उसकी आत्मस्वीकृति की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। और अब जैसे जैसे वो अपने अतीत को याद करता है, वैसे वैसे उसकी कहानी हमें उस घटना के करीब ले जाती है जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी और जिसने उसे अपने भीतर छिपे हुए अपराध बोध और पाखंड का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया।
और इसी क्षण से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि वो घटना क्या थी जिसने जीन बप्तिस्ट क्लेमॉन्स के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, और क्यों वो आज भी उस स्मृति से मुक्त नहीं हो पाया है। अब जब जीन बप्तिस्ट क्लेमांस अपने अतीत की कहानी आगे बढ़ाता है, तो धीरे धीरे वो उस घटना के करीब पहुंचता है जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी और जिसने उसकी आत्मा में एक ऐसा प्रश्न पैदा कर दिया जिससे वो आज तक मुक्त नहीं हो पाया। द फॉल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि पूरी कहानी एक स्वीकारोक्ति की तरह सामने आती है, जहां मुख्य पात्र अपने जीवन की परतों को धीरे धीरे खोलता है। क्लेमांस बताता है कि पेरिस में उसका जीवन वास्तव में बहुत संतोषजनक दिखाई देता था। दिन में वो अदालत में काम करता था और रात में वो शहर की सड़कों पर घूमता था। उसे पेरिस की सड़कों पर अकेले चलना बहुत पसंद था, क्योंकि उन क्षणों में उसे अपने जीवन पर गर्व महसूस होता था। वो अपने आप को एक सफल और सम्मानित व्यक्ति समझता था। उसे लगता था कि उसने जीवन में सब कुछ सही किया है। वो दूसरों की मदद करता है, वो न्याय के लिए लड़ता है और लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इसी आत्मसंतोष के बीच एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके भीतर एक गहरा संदेह पैदा कर दिया। एक रात वो पेरिस के एक पुल से गुजर रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और नदी के ऊपर ठंडी हवा बह रही थी। जब वो उस पुल को पार कर रहा था, तब उसने पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनी। पहले तो उसने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे पानी में गिरने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने नदी में छलांग लगा दी हो। क्लेमांस कुछ क्षण के लिए रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। उसके सामने एक निर्णय था। क्या उसे उस व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ना चाहिए या फिर वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाए? और उसी क्षण उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। वो वहां खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं किया, और कुछ ही क्षण बाद वो धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गया। उसने किसी को नहीं बुलाया, उसने पानी में नहीं देखा, और उसने उस आवाज को अनदेखा कर दिया। उस रात के बाद वो घटना उसके मन में एक छाया की तरह रह गई। शुरुआत में उसने अपने आप को यह समझाने की कोशिश की कि शायद वो केवल एक भ्रम था, शायद कोई वास्तव में नदी में नहीं गिरा था। लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं ये एहसास बना रहा कि उस रात उसने किसी को मरने के लिए छोड़ दिया। और यही वो क्षण था जब पहली बार उसकी आत्म छवि टूटने लगी, क्योंकि अब वो अपने आप को पहले की तरह एक महान और उदार व्यक्ति के रूप में नहीं देख पा रहा था। अब उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म ले चुका था। यदि वो वास्तव में इतना अच्छा व्यक्ति था, तो उसने उस रात किसी की मदद क्यों नहीं की? क्यों उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया? ये प्रश्न धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरे अपराध बोध में बदलने लगा, और यही अपराध बोध उसकी पूरी चेतना को बदलने लगा। अब जब वो अपने जीवन के बारे में सोचता है, तो उसे अपने कई पुराने कार्य भी अलग नजर आने लगते हैं। उसे ये महसूस होने लगता है कि शायद उसके अच्छे कार्य भी उतने सच्चे नहीं थे जितना वो समझता था। और इसी विचार के साथ उसकी आत्मस्वीकृति और भी गहरी होने लगती है, क्योंकि अब वो केवल उसे एक घटना के बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि वो अपने पूरे जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से उसकी कहानी एक और गहरे मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां वो अपने भीतर छिपे हुए अहंकार, पाखंड और अपराध बोध को पूरी तरह पहचानने वाला है। और इसी बिंदु से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि उस घटना के बाद जीन बप्तिस्ट क्लेमांस के जीवन में क्या परिवर्तन आया और कैसे वो धीरे धीरे अपने ही जीवन का न्याय करने वाला व्यक्ति बन गया। अब जब जीन बप्तिस्ट क्लेमॉन्स उस रात की घटना को याद करता है, तो उसके भीतर पैदा हुआ संदेह धीरे धीरे एक गहरे आत्ममंथन में बदलने लगता है। और यही वो क्षण है जहां द फॉल की कहानी मनुष्य के भीतर छिपे हुए पाखंड और आत्मभ्रम को उजागर करने लगती है। क्लेमॉन्स बताता है कि उस रात के बाद उसका जीवन बाहर से तो वैसा ही चलता रहा जैसा पहले था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब जब वो अपने जीवन के बारे में सोचता था, तो उसे अपने हर कार्य के पीछे एक नया अर्थ दिखाई देने लगता था। पहले उसे लगता था कि वो दूसरों की मदद इसलिए करता है क्योंकि वो न्यायप्रिय और उदार है, लेकिन अब उसे ये महसूस होने लगा कि शायद उसके इन कार्यों के पीछे एक छिपी हुई इच्छा थी कि लोग उसकी प्रशंसा करें। उसे ये अच्छा लगता था कि लोग उसे एक महान व्यक्ति समझें। ये विचार उसे धीरे धीरे परेशान करने लगा, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका पूरा जीवन एक प्रकार का अभिनय था। वो दूसरों के सामने एक नैतिक और उदार व्यक्ति की भूमिका निभा रहा था,
लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक गहरा अहंकार छिपा हुआ था। क्लेमेंस कहता है कि उसे हमेशा ये अच्छा लगता था जब लोग उसकी प्रशंसा करते थे, जब लोग कहते थे कि वो न्यायप्रिय है, कि वो दूसरों की मदद करता है, कि वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि शायद वो ये सब इसलिए करता था ताकि लोग उसे अच्छा समझें, और यही विचार उसकी आत्म छवि को धीरे धीरे तोड़ने लगा। अब जब वो पेरिस की सड़कों पर चलता था तो उसे अपने भीतर एक अजीब सा बोझ महसूस होता था। उसे लगता था कि लोग उसे देख रहे हैं और उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी अदृश्य न्यायालय के सामने खड़ा है, जहां उसके हर कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है। और उसी क्षण उसे ये एहसास हुआ कि वो स्वयं भी दूसरों के बारे में यही करता रहा है। वो भी लोगों को देखकर उनके बारे में निर्णय करता था। वो भी अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता था। और यही वो क्षण था जब उसे ये महसूस हुआ कि मनुष्य अक्सर दूसरों का न्याय करके अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करता है, लेकिन जब वही न्याय अपने ऊपर लागू होता है तब सच्चाई सामने आती है। क्लेमेंस धीरे धीरे ये समझने लगता है कि मनुष्य का जीवन अक्सर एक भ्रम पर आधारित होता है। हम अपने बारे में एक सुंदर छवि बना लेते हैं और उसी छवि को सच मान लेते हैं, लेकिन जब कोई घटना उस छवि को तोड़ देती है तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का सामना करना पड़ता है। और वही अनुभव उसके साथ हुआ। उस रात पुल पर हुई घटना ने उसकी आत्म छवि को पूरी तरह बदल दिया। अब वो अपने आप को पहले की तरह नहीं देख पा रहा था। अब उसे अपने भीतर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देने लगा था जो उतना महान और उदार नहीं था जितना वो समझता था। और यही एहसास उसके भीतर एक गहरे अपराध बोध को जन्म देने लगा। अब उसे ऐसा लगने लगा कि वो स्वयं अपने जीवन का न्यायाधीश बन गया है। और यही वो विचार है जो धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना को बदल देता है, क्योंकि अब वो केवल दूसरों का न्याय करने वाला वकील नहीं रहा, बल्कि वो स्वयं अपने जीवन का न्याय करने वाला व्यक्ति बन चुका था। और इसी परिवर्तन के साथ उसकी कहानी एक और गहरे चरण की ओर बढ़ती है, जहां वो अपने जीवन के इस नए सत्य को स्वीकार करने लगता है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि ये आत्मबोध जीन बप्तिस्ट क्लेमेंस को किस दिशा में ले जाता है और कैसे वो धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जो स्वयं को और पूरी मानवता को एक साथ दोषी मानने लगता है। अब जब जीन बप्तिस्ट क्लेमेंस अपने जीवन के इस नए आत्मबोध के साथ जीने लगता है तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, क्योंकि अब वो अपने जीवन को उसी तरह नहीं देख पा रहा जैसा पहले देखता था। और यही वो क्षण है जहां द फॉल की कहानी मानव आत्मा के सबसे जटिल पक्ष को उजागर करने लगती है। क्लेमेंस कहता है कि उस घटना के बाद उसे अपने जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में एक प्रकार की विडंबना दिखाई देने लगी। पहले जो चीजें उसे गर्व से भर देती थीं, अब वही चीजें उसे संदेह और शर्म का अनुभव कराने लगी। जब लोग उसकी प्रशंसा करते थे तब उसे भीतर से एक अजीब सी असहजता महसूस होती थी। उसे लगता था कि वे लोग वास्तव में उसे नहीं जानते, वे केवल उस छवि को देख रहे हैं जो उसने दुनिया के सामने बनाई थी। लेकिन उसके भीतर वो सच्चाई छिपी हुई थी जिसे वो स्वयं भी स्वीकार करने से डरता था। धीरे धीरे ये अनुभव उसके भीतर एक गहरे आत्मनिरीक्षण को जन्म देता है। अब वो अपने जीवन के हर निर्णय को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि क्या वास्तव में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष हो सकता है? क्या हम सभी अपने भीतर कहीं ना कहीं पाखंड और स्वार्थ नहीं छिपाए रहते? क्लेमेंस धीरे धीरे इस निष्कर्ष तक पहुंचने लगता है कि मनुष्य का जीवन अक्सर दो परतों में बटा होता है, एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं और दूसरी वो जो वास्तव में हमारे भीतर मौजूद होती है। और इन दोनों के बीच का अंतर ही मनुष्य के भीतर अपराध बोध को जन्म देता है। क्लेमेंस कहता है कि पहले वो दूसरों का न्याय करने वाला व्यक्ति था। वो अदालत में खड़ा होकर ये तय करता था कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष, लेकिन अब उसे ये महसूस होने लगा कि वो स्वयं भी उतना ही दोषी है जितने वे लोग जिन्हें वो न्यायालय में दोषी ठहराता था। ये विचार धीरे धीरे उसकी चेतना को बदलने लगा। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि यदि वो दूसरों का न्याय करता है तो उसे स्वयं को भी उसी कठोरता से देखना चाहिए। और इसी विचार ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। क्लेमेंस कहता है कि उसने एक नया तरीका खोज लिया। अब वो स्वयं को दोषी मानते हुए दूसरों का न्याय करता है। वो अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति मानने लगा जो स्वयं भी अपराधी है, लेकिन फिर भी दूसरों के अपराधों को पहचान सकता है। यही कारण है कि वो अपने आप को एक नया नाम देता है। वो अपने आप को एक न्यायाधीश पश्चातापी कहता है। ये एक अजीब और विरोधाभासी भूमिका है,
क्योंकि इसमें वो स्वयं को दोषी भी मानता है और न्यायाधीश भी। लेकिन क्लेमांस के अनुसार यही मनुष्य की वास्तविक स्थिति है। हम सभी किसी न किसी रूप में दोषी हैं और शायद इसी कारण हम दूसरों का न्याय करने की कोशिश करते हैं। ये विचार धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना का केंद्र बन जाता है। अब उसका जीवन एक प्रकार की स्वीकारोक्ति बन गया है। वो अपने अपराध बोध को छिपाने के बजाय उसे स्वीकार करता है और इसी स्वीकार के माध्यम से वो दूसरों को भी उनके भीतर छिपे हुए पाखंड और अपराध बोध का सामना करने के लिए मजबूर करता है। और इसी विचार के साथ उसकी कहानी और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि अब वो केवल अपने बारे में नहीं बोल रहा, बल्कि वो पूरी मानवता के बारे में एक गहरा सत्य प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि ये नई भूमिका जीन बप्तिस्त क्लेमांस को किस दिशा में ले जाती है और कैसे वो अपने जीवन को एक ऐसी स्वीकारोक्ति में बदल देता है जो हर मनुष्य को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। अब जब जीन बप्तिस्ट क्लेमांस अपने नए आत्मबोध के साथ जीवन को देखने लगता है, तो उसकी पूरी सोच और दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही वो क्षण है जहां द फॉल मानव आत्मा के उस अंधेरे पक्ष को उजागर करती है जिसे हम अक्सर छिपाने की कोशिश करते हैं। क्लेमांस कहता है कि जब उसने अपने भीतर के पाखंड को पहचाना, तब उसे ये भी समझ में आने लगा कि वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि लगभग हर मनुष्य अपने भीतर कुछ न कुछ छिपाए रहता है। हम सभी अपने बारे में एक सुंदर और नैतिक छवि बनाते हैं, लेकिन हमारे भीतर कई बार ऐसे विचार और इच्छाएं भी होती हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। इसी कारण क्लेमांस इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि मनुष्य का जीवन एक प्रकार का विरोधाभास है। हम अपने आप को अच्छा और न्यायप्रिय समझना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे कार्य उस छवि से मेल नहीं खाते, और यही विरोधाभास हमारे भीतर अपराध बोध को जन्म देता है। क्लेमांस कहता है कि जब उसने अपने अपराध बोध को स्वीकार किया, तब उसे एक अजीब प्रकार की स्वतंत्रता महसूस हुई, क्योंकि अब उसे अपने आप को महान या निर्दोष साबित करने की आवश्यकता नहीं रही। अब वो खुले रूप से ये कह सकता था कि वो भी दूसरों की तरह एक अपूर्ण और दोषपूर्ण मनुष्य है। लेकिन इसी स्वीकार के साथ उसने एक नया दृष्टिकोण भी अपनाया। अब वो अपने आप को एक न्यायाधीश पश्चातापी के रूप में देखता है। इसका अर्थ ये है कि वो स्वयं को दोषी मानते हुए भी दूसरों के अपराधों को पहचानता है, और इसी भूमिका के माध्यम से वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्लेमांस के अनुसार मनुष्य अक्सर दूसरों का न्याय करके अपने अपराध बोध से बचने की कोशिश करता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की गलती देखते हैं, तब हमें ये महसूस होता है कि हम उससे बेहतर हैं। लेकिन यदि हम ईमानदारी से अपने भीतर झांकें, तो हमें ये महसूस होगा कि हम भी उसी तरह की कमजोरियों और पाखंड से भरे हुए हैं। यही विचार क्लेमांस की पूरी चेतना का केंद्र बन जाता है। अब वो अपने जीवन की कहानी केवल अपने बारे में नहीं, बल्कि पूरी मानवता के बारे में एक उदाहरण के रूप में सुनाता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मनुष्य अक्सर अपने भीतर की सच्चाई से भागता है। हम अपने अपराध बोध को छिपाने के लिए नैतिकता और सम्मान की एक सुंदर परत बना लेते हैं, लेकिन जब वो परत टूटती है, तब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का सामना करना पड़ता है। और यही अनुभव क्लेमांस के जीवन में हुआ था। उस रात पुल पर हुई घटना ने उसके भीतर उस सच्चाई को उजागर कर दिया जिसे वो पहले देखना नहीं चाहता था। अब वो इस अनुभव को एक दार्शनिक निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि शायद हम सभी किसी न किसी रूप में दोषी हैं, और शायद इसी कारण हम दूसरों का न्याय करते हैं ताकि अपने अपराध बोध को कम कर सकें। ये विचार धीरे धीरे उसकी पूरी जीवन दृष्टि बन जाता है, और इसी दृष्टि के साथ वो अपनी कहानी सुनाता रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्वीकारोक्ति आगे बढ़ती है, वैसे वैसे ये स्पष्ट होने लगता है कि उसकी ये कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो अपने भीतर छिपे हुए पाखंड और अपराध बोध से जूझ रहा है। और इसी विचार के साथ हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम देखेंगे कि जीन बाप्टिस्ट क्लेमांस अपने जीवन के अंतिम निष्कर्ष तक कैसे पहुंचता है, और उसकी ये स्वीकारोक्ति हमें मानव स्वभाव के बारे में क्या सिखाती है। अब जैसे जैसे जीन बप्तिस्ट क्लेमांस अपनी स्वीकारोक्ति को आगे बढ़ाता है, वैसे वैसे उसकी बातों में एक गहरी दार्शनिक स्पष्टता दिखाई देने लगती है। और यही वो क्षण है जहां द फॉल मनुष्य के भीतर छिपे अपराध बोध और नैतिक भ्रम की सबसे तीखी व्याख्या करती है। क्लेमांस अब ये समझ चुका है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष दूसरों के साथ नहीं, बल्कि स्वयं के साथ होता है। हम अपने भीतर एक ऐसी छवि बनाते हैं जिसमें हम अपने आप को न्यायप्रिय, उदार और नैतिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे भीतर हमेशा कमजोरी, स्वार्थ और पाखंड भी मौजूद रहते हैं।
क्लेमांस कहता है कि पहले वो दूसरों का न्याय करने वाला व्यक्ति था। वो अदालत में खड़ा होकर ये तय करता था कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन अब उसे ये महसूस होने लगा है कि वास्तविक न्यायालय मनुष्य के भीतर होता है। वहीं पर हर व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है और वही वो स्थान है जहां सच्चाई से बचना सबसे कठिन होता है। क्लेमांस धीरे धीरे ये समझने लगता है कि उसका अपराध बोध केवल उस रात की घटना से नहीं जुड़ा था। वो घटना केवल एक प्रतीक थी। वास्तव में वो घटना उसके भीतर पहले से मौजूद एक सच्चाई को उजागर करने का माध्यम बनी। वो सच्चाई ये थी कि उसका नैतिक जीवन उतना सच्चा नहीं था जितना वो समझता था। उसके भीतर एक गहरा अहंकार था और वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता था। लेकिन जब वो भ्रम टूट गया तब उसे ये महसूस हुआ कि वो भी उसी तरह की कमजोरियों से भरा हुआ है जैसे बाकी लोग। इसी अनुभव ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। अब वो ये मानने लगा कि यदि हम अपने अपराध बोध को स्वीकार कर लें तो शायद हम अपने जीवन को अधिक ईमानदारी से देख सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने दोषों को स्वीकार करते हैं तब हम दूसरों के दोषों को भी अधिक स्पष्टता से समझ सकते हैं। क्लेमांस कहता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा पाखंड ये है कि वो अपने आप को निर्दोष मानता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि गलती हमेशा दूसरों की होती है, लेकिन यदि हम अपने भीतर झांकें तो हमें ये महसूस होगा कि हम भी उतने ही दोषी हैं। यही कारण है कि क्लेमांस अपने आप को एक न्यायाधीश पश्चातापी कहता है। वो स्वयं को दोषी मानते हुए भी दूसरों के अपराधों को पहचानता है और इसी विरोधाभास के माध्यम से वो ये दिखाना चाहता है कि मानव स्वभाव कितना जटिल है। क्लेमांस की ये स्वीकारोक्ति धीरे धीरे एक दार्शनिक निष्कर्ष में बदल जाती है। वो ये कहने लगता है कि शायद मनुष्य का जीवन एक प्रकार की निरंतर स्वीकारोक्ति है। हम अपने भीतर छिपे सत्य को धीरे धीरे पहचानते हैं और उसी के माध्यम से अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। और यही वो विचार है जो उसकी पूरी कहानी को एक गहरी दार्शनिक यात्रा में बदल देता है। अब उसकी कहानी केवल उसके जीवन की कहानी नहीं रह जाती, यह हर उस मनुष्य की कहानी बन जाती है जो अपने भीतर छिपे सत्य का सामना करने की कोशिश कर रहा है। और इसी विचार के साथ उसकी स्वीकारोक्ति अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ती है, जहां वो अपने जीवन और मानव स्वभाव के बारे में अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने वाला है। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी, जहां हम देखेंगे कि जीन बप्तिस्ट क्लेमांस की ये स्वीकारोक्ति अंत में हमें मानव जीवन के बारे में क्या सिखाती है और क्यों ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपने समय में थी। अब जीन बाप्तिस्ट क्लेमांस की स्वीकारोक्ति अपने अंतिम चरण में पहुंचती है और यही वो क्षण है जहां उसकी पूरी कहानी एक गहरे दार्शनिक निष्कर्ष में बदल जाती है, क्योंकि अब वो केवल अपने जीवन के बारे में नहीं बोल रहा, बल्कि वो मनुष्य के स्वभाव के बारे में एक सार्वभौमिक सत्य प्रकट कर रहा है। और यही वो क्षण है जहां द फॉल का वास्तविक अर्थ सामने आता है। क्लेमांस अब ये स्वीकार करता है कि उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल ये थी कि वो अपने आप को निर्दोष और नैतिक समझता रहा। वो अपने जीवन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता था जो हमेशा सही काम करता है। लेकिन जब उसके जीवन की वो घटना उसके सामने आई तब उसे ये समझ में आया कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप इतना सरल नहीं है। हम सभी अपने भीतर अच्छाई और कमजोरी दोनों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। क्लेमांस कहता है कि मनुष्य अक्सर अपने अपराध बोध से बचने के लिए एक नैतिक मुखौटा पहन लेता है। हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों का न्याय करते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर झांकते हैं तब हमें यह महसूस होता है कि हम भी उतने ही दोषपूर्ण हैं जितने वे लोग जिन्हें हम दोषी मानते हैं। यही कारण है कि क्लेमांस स्वयं को एक न्यायाधीश पश्चातापी कहता है। वो अपने अपराध को स्वीकार करते हुए भी दूसरों के अपराधों को पहचानता है। उसके अनुसार यही मनुष्य की वास्तविक स्थिति है। हम सभी एक ही समय में दोषी भी हैं और न्याय करने वाले भी। क्लेमांस की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान अक्सर दर्दनाक होता है, क्योंकि जब हम अपने भीतर की सच्चाई को देखते हैं तब हमें अपने भ्रमों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यही प्रक्रिया हमें अधिक ईमानदार और जागरूक बनाती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश है कि मनुष्य का वास्तविक विकास तब शुरू होता है जब वो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करता है और जब वो अपने अपराध बोध से भागने के बजाय उसका सामना करता है। एल्बर्ट कैमू ने इस कहानी के माध्यम से ये दिखाया कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी नैतिकता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आंतरिक यात्रा है जहां हर व्यक्ति को अपने भीतर छिपे सत्य का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि ये कहानी केवल एक व्यक्ति की स्वीकारोक्ति नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता के आत्ममंथन की कहानी बन जाती है।
और जब हम इस कहानी को समझते हैं तब हमें ये एहसास होता है कि शायद हम सभी अपने भीतर कहीं ना कहीं जीन बैप्टिस्ट क्लेमेंस की तरह ही हैं। यदि आपको ये गहरी और विचारोत्तेजक कहानी पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से इस महान दार्शनिक कृति को एक नए दृष्टिकोण से समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल माय गैलेक्सी टूर से जुड़ें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महान किताबों, दर्शन और विचारों की यात्राएं लेकर आते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद और जुड़े रहिए माय गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हम किताबों, दर्शन और जीवन के गहरे विचारों की अद्भुत यात्राएं आपके लिए लेकर आते हैं।